हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर में। और आज है हमारी उत्तराखंड से संबंधित दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। यदि इससे पहली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि उत्तराखंड के गठन की बात करी जाए तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है और यह भारत का 27वां राज्य है। और इसका गठन उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर किया गया। 13 हिमालयी जिलों को काटकर किया गया है। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। जब इसका गठन किया गया था तो इसका नाम प्रारंभ उत्तरांचल था। उत्तरांचल के नाम से इसका गठन किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया और यह उत्तराखंड का 11वां हिमालय राज्य है। सॉरी, यह भारत का 11वां हिमालय राज्य है। आगे देखते हैं। सबसे पहला था उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। तो राज्य चिन्ह आप चित्र में देख सकते हो। ये उत्तराखंड का एक प्यारा सा राज्य चिन्ह है। इस राज्य चिन्ह की हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के प्रत्येक सरकारी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज होते हैं, प्रपत्र होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनमें सभी में ये मोहर लगी होती है और ये उत्तराखंड को दर्शाती है। अब इसकी विशेषता हम देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का जो चिन्ह वो लगभग हीरे के आकार जैसा है। कैसा है इसका आकार? हीरे के आकार जैसा। यदि हम आकार की बात करते हैं तो हीरे के आकार जैसा। और ये समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा लगभग क्या होती है? बराबर। यदि हम इसकी भुजा देखो तो चारों की चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये भुजा, ये और ये और ये, ठीक है ना। तो इसकी चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि समचतुर्भुज जैसा क्या होता है? प्रतीत होता। फिर आती है राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां है। यदि हम राज्य चिन्ह की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 पर्वत चोटियां है। एक पर्वत चोटी है, एक ये और एक ये। तो आप लोगों को इसके अंदर 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है और नीले रंग में 4 जलधाराएं हैं। नीले रंग में 4 जलधाराएं हैं। 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। जो गंगा, जो पहले वाली जलधारा है वह गंगा का प्रतीक है, दूसरे वाली यमुना, तीसरी रामगंगा और काली नदियों को क्या करती है? दर्शाती है। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां, उत्तराखंड की प्रमुख नदियों को 4 जलधाराओं में दर्शाया गया उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के अंदर। फिर आता मध्य में। यदि हम इसके मध्य की बात करते हैं तो मध्य में लाल पृष्ठ में अशोक की लाट, अशोक की लाट जो भारत का भी प्रतीक चिन्ह है, इसलिए हमने अशोक की लाट का इसके अंदर प्रयोग किया है। और ये वाली जो मध्य में आप देख सकते हो ये अशोक की लाट है। और इसके जस्ट नीचे एकदम से आपको देखने को मिलेगा सत्य में जयते लिखा है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आप लोगों से एक मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो सत्य में जाता है वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब आता है उत्तराखंड का राज्य पुष्प। यदि हम उत्तराखंड के राज्य पुष्प की बात करते हैं तो ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। और ये आप चित्र में देख सकते हो कितना प्यारा फूल है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में, यदि हम इसकी बात करते हैं तो हिमालय क्षेत्रों में मिलता है देखने को, और लगभग 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर। और यह एस्टेरिस कुल का पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवेल्टा है। स्थानीय भाषा में इसे कोलपदम कहा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को कोलपदम कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का छप जाएगा, आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको। जबकि महाभारत के वन पर्व में ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है, तो इसे बोल जाता है सुगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं। यदि हम बात करें नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपोगोला बोल गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल बोलेगा और कश्मीर में से
गलगल कहा जाता है। एक बार फिर से, नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपोगोला नाम से जाना जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल कहा जाता है, और कश्मीर में इसका नाम क्या है, गलगल है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि पूरे विश्व की यदि बात करते हैं तो 210 प्रजातियां देखने को मिलती है। जो ब्रह्मकमल है यह भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। और दूसरा नंदा देवी, और नंदा देवी को जब नंदा राज यात्रा निकाली जाती है, जब नंदा देवी की राज यात्रा निकाली जाती है, यह 12 वर्ष में एक बार निकलती है, 12 वर्ष में एक बार निकलती है नंदा राज जात यात्रा। ये 12 वर्ष के उपरांत एक बार निकाली जाती है, और विशेष रूप से ये नंदा देवी को चढ़ाया जाता है फूल। यदि इस पौधे की हम ऊंचाई की बात करते हैं तो इस पौधे की ऊंचाई लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, और यह जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है। ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि ब्रह्मकमल कब से कब तक खिलता है, तो ये जुलाई से सितंबर तक खिलता है, और जब यह खिलता है तो पूरे आसपास के अपने वातावरण को खुशबू से भर देता है, बहुत सुगंधित खुशबू होता है। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये घाव भरने में उपयोगी होता है, इसके पत्ते व फूल घाव भरने में उपयोगी होते हैं। सर्दी और खांसी में इसकी जड़ें व पत्तियां पीसकर यदि आप इसका सेवन करते हो तो खांसी जुकाम इससे क्या होता है, ठीक हो जाता है। फिर आता है बुखार हड्डियों के उपचार, इसकी जड़ों को पीसकर बुखार में और हड्डी के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है उत्तराखंड। फिर आता है उत्तराखंड का राज्य पक्षी, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। इस आप चित्र में देख सकते हो, देखो कितना प्यारा पक्षी है, बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है देखने में। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध, हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, और यह 2500 मीटर से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर घने जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, घने जंगलों में। यदि मुख्यतः हम बात करते हैं तो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, केदार घाटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, केदार घाटी। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, केदार घाटी। फिर इसका वैज्ञानिक नाम, यदि इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो लोपोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है, और स्थानीय भाषा में इसे मन्याल या मुनाल नाम से जाना जाता है। यदि इसके पंखों की हम बात करते हैं तो इसकी जो पंख वे इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसे आकर्षक लगते हैं। कैसे लगते हैं, इंद्रधनुष। यदि आप देख सकते हो जैसे इंद्रधनुष होता है बिल्कुल 7 रंगों जैसा ऐसे प्रतीत होते हैं, और यह देखने में बहुत आकर्षक लगता है। जबकि हम मादा जो मोनाल का रंग होता है वो हल्का भूरा होता है, और इसे प्राकृतिक आवास में छिपने के लिए क्या करता है, मदद करता है। इसकी बात हो रही है यहाँ पे मादा मोनाल की, तो मादा मोनाल का जो रंग होता है वो भूरा और क्या होता है, हल्का होता है, और प्राकृतिक आवास में से क्या करता है, छिपने में मदद करता है। मोनाल को उत्तराखंड के सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस पक्षी को उत्तराखंड का सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, तो आपका आंसर होगा मोनाल। और दिन प्रतिदिन इसकी जो संख्या घटती जा रही है, इसलिए क्या किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। अगर देखते हैं यह हिमाचल प्रदेश का, यदि हम मोनाल की बात करते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। किसका, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, और नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से मोनाल किसका राज्य पक्षी है, तो एक हिमाचल प्रदेश का आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तराखंड, ठीक है, और आपको नेपाल भी दिया जा सकता है। तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, या आपको फिर ए और बी, तो आपका हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड, यानी कि दोनों राज्यों का क्या है, राज्य पक्षी है। यदि हम मोनाल की बात करते हैं तो इसका जो प्रिय भोजन है वो आलू की फसल, यह आलू की फसल के लिए बहुत खतरनाक होता है, यानी कि आलू की फसल को उजाड़ के रख देता है। तो ये भी क्वेश्चन
पूछा जाता है कि आलू की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो पक्षी है वो खतरनाक है, जो आलू की फसल का नुकसान करता है, आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो वो कौन है? मोनाल। ठीक है, ये आलू की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगाता उत्तराखंड राज्य का वृक्ष, उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांश, ये आप चित्र में देख सकते हो। इस पे बुरांश पर हल्के जो पिंक कलर के फूल आते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षक होता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है जब इस पे फूल आते हैं। तो बुरांश एक सदाबहार वृक्ष, ये सदाबहार वृक्ष जो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में लगभग 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। यह वृक्ष अपने चमकीले लाल फूलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इस पर लाल रंग के फूल आते हैं और बुरांश के लाल गुलाबी, आपको लाल भी फूल देखने को मिलेंगे और गुलाबी भी देखने को मिलेगा और सफेद रंग के फूल भी। सफेद रंग के फूल लगभग जब ऊंचाई 1100 मीटर के आसपास हो जाती है, जब ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1100 मीटर की ऊंचाई से जब आप देखोगे, जब 1100 मीटर की ऊंचाई पर जो पौधे होंगे बुरांश के, उन पर आप लोग देखोगे कि फूल कैसे हो जाएंगे? सफेद। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि सफेद बुरांश ये जो फूल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ऊंचाई हो जाएगी 1100 मीटर के लगभग, आप लोगों को सफेद फूल देखने को मिलेंगे बुरांश के ऊपर। फूल वसंत ऋतु में लगते हैं, तो इसके जो फूल होते हैं वो वसंत ऋतु में लगते हैं। यह महीना आपका होता है फरवरी से लेकर अप्रैल तक, इस पर आपको फूल देखने को मिलते हैं और जंगलों को यह सुंदरता से क्या कर देता है? भर देता है। जब बुरांश पर फूल लगते हैं तो जंगल भी बहुत ज्यादा क्या लगते हैं? सुंदर देखने में जाता है। बुरांश के फूलों से जूस बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है और सर्दी जुकाम में इसका प्रयोग क्या करते हैं? औषधि के रूप में करते हैं। तो बुरांश बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। जो बुरांश के पुष्प के अंदर मेथेनॉल होता है। क्या होता है? मेथेनॉल। ये पूछा जाता है कि बुरांश के पुष्प के अंदर क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। और मेथेनॉल क्या करता है? जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, जिन्हें शुगर हुई रहती है, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। शुगर को इसमें बहुत ज्यादा क्या मिलता है? आराम मिलता है इस खाने से। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। और इसे वन अधिनियम 1974 के तहत, वन अधिनियम, तो आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जाता है वन अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन अधिनियम कब था? 1974 में। तो वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित किया गया है। और यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोगों को छपने वाला क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिला हुआ। यह हिमाचल और वह नागालैंड का राज्य पुष्प है। हिमाचल प्रदेश का और नागालैंड का क्या है? राज्य पुष्प। और नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना, हिमाचल प्रदेश नागालैंड का राज्य पुष्प है और नेपाल का भी राज्य पुष्प। लेकिन उत्तराखंड का यदि हम बात करें, उत्तराखंड का ये राज्य क्या है? राज्य वृक्ष है। तो यहाँ आपको डिफरेंस याद रखना है इनका, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का ये पुष्प, लेकिन उत्तराखंड का ये राज्य वृक्ष। तो आप लोगों को यहाँ गलती नहीं करनी, अच्छी तरीके से याद रखना है। पूछ जाएगा पुष्प किसका? तो हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और नेपाल का। यदि पूछ जाओ वृक्ष किसका? तो उत्तराखंड का वृक्ष, राज्य वृक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। और यदि कस्तूरी मृग आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, देखने में इसका जो कद होता है वो बहुत छोटा होता है और कान बहुत ज्यादा क्या होते हैं? लंबे, जैसा आपको चित्र में दिखाया। तो कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस क्राइसोगास्टर है। यह मुख्यतः हिमालय के ऊंचे और ठंडे जंगलों में देखने को मिलता है। और ऊंचाई कितनी होगी? 2500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? केदारनाथ। दूसरा कहाँ मिलता है? नंदा देवी, पिथौरागढ़, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यानों में यह देखने को मिलता है। यदि हम इसके आकार की बात करते हैं तो इसका आकार छोटा होता है और कान बहुत लंबे होते हैं। देखो आप, कान बिल्कुल क्या है? जैसे खड़े हुए। जब किसी के आदमी बात सुनता है ना ध्यान से, तो कान खड़े कर लेता है। तो इसने ऐसे जैसे इसके कान खड़े हो रखे, तो कान बहुत इसके लंबे हैं देखने में, ठीक है। और नर मर्ग के पेट के पास, जो नर मर्ग का पेट होता है, तो उसके पास में ना जो गुर्दा होता है, तो गुर्दे के पास में एक कस्तूरी ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
कस्तूरी ग्रंथि पाई जाती है गुर्दे के बिल्कुल पास में। और उससे लगभग 3-3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3-3 वर्ष बाद 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जाती है। और इसी कारण ये बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। इसी कारण से क्या जाता है, बहुत ज्यादा विशेष, क्योंकि इससे क्या निकलती है, 3-3 वर्ष बाद कस्तूरी निकलती है 30 से 45 ग्राम। और इन कारण से, इसी कारण से, इसीलिए कस्तूरी मृग को हिमालय का खजाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालय का खजाना। अब हिमालय का खजाना कहने के पीछे इसका राज है भाई, क्योंकि यदि हम कस्तूरी की बात करते हैं, 1 ग्राम यदि कस्तूरी की मिनिमम प्राइस है, आप सुनकर भी हैरान हो जाओगे कि कितनी महंगी कस्तूरी होती है। 1 ग्राम कस्तूरी की मिनिमम प्राइस 1 लाख रुपए। यदि हम 1 ग्राम कस्तूरी की बात करते हैं तो 1 ग्राम कस्तूरी लगभग 1 लाख रुपए की होती है। और आप देखो कि ये 30 से 45 ग्राम कस्तूरी दे रहा है, यानी कि सीधा सीधा 30 से 45 लाख रुपए की कस्तूरी निकल जाती है। तो भाई ऐसा ना करियो कि आपने सुन लिया आज अमीर बनना और ठाया छुरा और चल दीजिए कस्तूरी को मारण, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा क्या है भाई, राज्य पशु है, ठीक है, और इसकी संरक्षण करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। क्योंकि आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा, मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए, और हमारा मूल कर्तव्य होता है वन और वन्य जीवों का क्या करना होता है, संरक्षण करना होता है। तो इसलिए इसका संरक्षण किया गया। लेकिन लोग बाग कस्तूरी निकालने के लिए इसकी क्या कर रहे हैं, हत्या करते हैं, ठीक है, और इसलिए इसकी जो संख्या वो घटती जा रही है। तो आपको ध्यान रखना, हिमालय का खजाना, हिमालय का खजाना, खजाना पता लग गया ना क्यों कहे जा सर। तो 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय का खजाना किसे कहते हैं, कस्तूरी मृग को। रहता शिकार और निवास स्थान की कमी के कारण, क्योंकि दिन प्रतिदिन जंगलों की कमी हो रही और इसका शिकार भी लोग बाग बहुत ज्यादा करते हैं, और इसकी जनसंख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। इसीलिए भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना। और फिर आता है ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम्स में जल्दी देखने को मिलेगा। दोनों क्वेश्चन, ये वाला आपको और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जल्दी। फिर आता है IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट होती है, जिसमें पशुओं को संवेदनशील में रखा जाता है, जो खतरनाक, जो ज्यादा खतरे में होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है। तो उसे कहाँ पर रखेगा, संवेदनशील प्रजाति के अंदर रखेगा। कस्तूरी मृग को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में संवेदनशील प्रजातियों में रखा गया। आप लोगों से ही पूछा जाएगा उत्तराखंड का कौन सा जो पशु है उस रेड डाटा लिस्ट में रखा गया, आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग। यदि हम कस्तूरी की जो बात करते हैं, जो कस्तूरी निकाली जाती है उसका प्रमुख प्रयोग होता है इत्र बनाने में, उसमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती है। फिर दमा रोग में, मिर्गी के रोग में और हृदय के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, इससे संबंधित दवाई बनाई जाती है, इसलिए बहुत महंगी होती है। तो देखो भाई, कस्तूरी के अंदर कस्तूरी का रासायनिक रूप से, कस्तूरी के जो अंदर पाया जाता है मिथाइल ट्राइक्लोराइड पेंटाडेकेनोल। रासायनिक रूप से जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनोल, ये इसके अंदर पाया जाता है। और इसकी औसतन आयु लगभग 20 वर्ष होती है। यदि हम बात करें जो कस्तूरी मृग है, इसकी औसतन आयु 20 वर्ष होती है और गर्भ धारण की जो क्षमता होती है वो 6 माह होती है, ठीक है, जैसे इंसानों में 9 महीने होती है। और मुख्य भोजन, इसका मुख्य भोजन, ये भी बहुत पूछा जाता है, कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, केदारपाती, यह केदारपाती खाता है। आगे देखते हैं। अब कस्तूरी मृग संरक्षण, यदि कस्तूरी मृग संरक्षण 1972, क्योंकि कस्तूरी मृग का संरक्षण करना है, इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसलिए कस्तूरी मृग संरक्षण 1972 में केदारनाथ में वन्य जीव विहार की क्या करी गई है, स्थापना करी गई है संरक्षण करने के लिए। फिर 1977 में, सबसे पहले 72 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना करेगी इसका संरक्षण करने के लिए। फिर 1977 में महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। फिर 1982 में, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बार बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। 1982 में चमोली जिले में, ये पूछा जाएगा किस जिले में काचुला खर्ग स्थापित है, तो किस में, चमोली जिले में। 1982 में चमोली जिले में काचुला खर्ग
खर्क एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र संरक्षण की क्या करेगा स्थापना, यानी कि प्रजनन केंद्र पूछा जा कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित है, यदि बात करें जा चमोली जिले में, और किस सन में स्थापित करेगा 1982 में। ठीक है, संरक्षण भी कर जाएगा इसमें और प्रजनन भी कराया जाएगा। फिर आता 1986 में पिथौरागढ़ में, 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की क्या करी गई है स्थापना। आप लोगों से सीधा पूछ ले जाएगा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ से स्थित है, पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। स्थापना कब हुई, 1986 में। आगे देखते हैं, था उत्तराखंड राज्य की जो तितली है, उत्तराखंड राज्य की तितली है कॉमन पीकॉक। 7 नवंबर 2016 को, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य की तितली घोषित किया गया है। और इस तितली के जो पंख होते हैं वो मोर के समान होते हैं, इसलिए कॉमन पीकॉक बोलेगा इसको, क्योंकि मोर जैसी दिखती है लगभग लगभग। कैसी दिखाई देती है, मोर जैसी। जिसका हरा व नीला रंग, नीला चमकदार रंग होता है। जबकि जो नर तितली होती है, कैसी तितली होती है, नर तितली रंग में चमकीली और आकर्षक लगती है। जबकि मादा तितली थोड़ी सी हल्की और बड़ी होती है। यदि मादा तितली की हम बात करते हैं तो हल्की सी क्या होगी, थोड़ी हल्की होगी और क्या होगी, बड़ी होगी। और नर तितली देखने में ज्यादा आकर्षक होगी। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बायनार है। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बायनार है। 1996 में, सॉरी 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली कहा गया। यदि आपसे पूछा जा कि भारत की सबसे सुंदर तितली कौन सी है तो कॉमन पीकॉक। और इस किताब किसने दिया है, लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को दिया। कब, 1996 में। इसे भारत की सबसे सुंदर तितली का नाम दिया गया है। यह 700 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। यदि इसकी बात करते हैं तो 700 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है हिमालय में। 2016 में देहरादून में लच्छीवाला, जो देहरादून का लच्छीवाला, उसमें बटरफ्लाई पार्क की क्या करी गई है, स्थापना की गई है। आप लोगों से सीधा पूछा जाएगा कि बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर खोला गया है। या तो आपको देहरादून लगाना है, यदि देहरादून नहीं ऑप्शन में मिला तो आपको मिलेगा लच्छीवाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाह भाई वाह, लोगों का पसंदीदा चीज आ गई भाई, लोग बहुत पसंद करते हैं किस, ढोल को। और ये हमारे उत्तराखंड राज्य का क्या है, वाद्य यंत्र, जो लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है पसंद। छोटा से छोटा भी कोई फंक्शन हो जाए सबसे पहले लोग ढोल पीटना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, जिसे आप चित्र में देख सकते हो, ठीक है ना। और बहुत प्रमुख है। भंडारी कमेटी, ये पूछा जाएगा किस कौन सी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। तो कौन सी कमेटी थी भाई, भंडारी कमेटी। कौन सी कमेटी, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र क्या किया है, घोषित किया है। अब आती है, पूछा जाता है ढोल से कितने तरह की ताल बजाई जाती है। ठीक है, तो ढोल से कितने तरह की ताल बजाई जाती है, 22 तरह की ताल बजाई जाती है। और ढोल सागर के ज्ञाता, यदि आपसे पूछे ढोल सागर के ज्ञाता, ढोल सागर के ज्ञाता कौन है उत्तराखंड में, उत्तम दास। ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, उत्तम दास। अब देखते हैं अन्य प्रतीक। अन्य प्रतीक की बात करें जाए तो उत्तराखंड का राज्य खेल, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल, जो 2011 में घोषित किया गया। ठीक है, ये पूछा जाएगा उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल कब घोषित हुआ, किस सन में, तो आपको आंसर लगाना 2011 में। उत्तराखंड की राज्य भाषा, यदि उत्तराखंड की राज्य भाषा की हम बात करते हैं तो प्रथम हिंदी है और द्वितीय क्या है, संस्कृत है। और द्वितीय भाषा का दर्जा से 2010 में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एपण। एपण क्या होता है, एपण एक पारंपरिक भारतीय कला की शैली है, ठीक है, जो उत्तराखंड में देखने को मिलती है। ऐसे इसे शुभ अवसरों जैसे त्योहार, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान दीवारों पर बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब शादी विवाह होती है तो हाथों से क्या होते हैं, हाथ छाप दिए, ठीक है ना, या कोई रंगोली बना दी,
तो इसे बोलते हैं एपन, इस प्रक्रिया को। होली दीपावली पर देखने को मिलते हैं, दीपावली में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये रंगोली जैसे चित्र के रूप में देखने को मिलते हैं। एपन का अर्थ होता है, एपन का अर्थ होता है हाथ से लिपना, यह हाथ से लिपा जाता है, या उंगलियों से चित्रांकन करना। आप लोगों को सीधा सीधा पूछा जाएगा एपन का अर्थ है, एपन का अर्थ है, तो एपन का अर्थ क्या है? हाथ से लिपना या उंगलियों द्वारा चित्रांकन करना, ठीक है। और एपन बनाने के लिए चावल के आटे से बने घोल का प्रयोग किया जाता है। एपन बनाने के लिए चावल के आटे से बने घोल का प्रयोग किया जाता है, जिसे विस्वार कहते हैं। जो आटे से बना घोल होता है उसे क्या बोलते हैं? चावल के आटे से बने घोल को विस्वार कहते हैं, और इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, दीवारों पर छापने के लिए, घरों में रंगोली बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो देखते हैं हमने कितना सीखा। आइए शुरू करते हैं। कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ये पीसीएस 2005 में क्वेश्चन आ रखे, सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो कौन सा सही होगा? मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा आगामी परीक्षाओं में। तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ से है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? पिथौरागढ़ में। कभी स्थापना करी गई? 1986 में। कभी स्थापना हुई? 1986 में। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या? तो प्रिय आहार क्या है मोनाल का? आलू। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 24 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि विश्व में कितनी पाई जाती है? 210। उत्तराखंड में 24 प्रजातियां। फिर आता है राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय। फूल कब लगते हैं बुरांश में? वसंत ऋतु में, यानी कि फरवरी से अप्रैल में वसंत ऋतु में बुरांश पर फूल लगते हैं। जब इसको फूल लगते हैं तो पूरा ही जंगल, पूरा आसपास का वातावरण खुशबू से भर जाता है बिल्कुल। फिर आता है चमोली जिले में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? चमोली जिले में कब की गई? 1982। कब की गई है? 1982। चमोली में कब करे गई है? 1982 में, ठीक है। प्रजनन केंद्र और संरक्षण दोनों काम करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सहायता से। हिमालय खजाना किसे कहते हैं? लो भाई आ गया हिमालय खजाना। हिमालय का खजाना, हिमालय खजाना किसे कहते हैं? कस्तूरी मृग को। क्यों? क्योंकि ये कितनी कस्तूरी देता है? 3 साल में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी, और 1 ग्राम कस्तूरी लगभग कितनी होती है? 1 लाख रुपए, ठीक है। और मिनिमम बिल्कुल कम से कम 50,000 तो होगी होगी भाई। मिनिमम प्राइस जो बिल्कुल होगा कस्तूरी का 1 ग्राम का, वो कितना होगा? 50,000, ठीक है। फिर आता आप लोगों का क्वेश्चन, केदार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना, केदार वन्यजीव अभ्यारण्य, केदार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1972। 1972 इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं बुरांश निम्नलिखित में से किस का राजकीय पुष्प नहीं है? मैंने कहा था बहुत ज्यादा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसका राजकीय पुष्प नहीं है? क्या क्या रहा? पुष्प नहीं है। तो देखते हैं किसका राज्य पुष्प नहीं होने का? उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, नागालैंड का या नेपाल का? तो कौन सा सही होगा? सोचो सोचो, मेरे लिए भी सोचो भाई जल्दी। तो कौन सा होगा? उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है पुष्प नहीं है, तो इसका भी पुष्प है, इसका भी पुष्प, और नेपाल का भी राष्ट्रीय पुष्प। लेकिन उत्तराखंड का क्या है? राजकीय वृक्ष है। क्या है? वृक्ष। तो इसलिए ये उत्तराखंड का पुष्प नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत, उसका दर्जा कब मिला? 2010 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आता आप लोगों का
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख लो, छपेगा भाई ये, लिख लो, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, IUCN, आयु IUCN IUCN की रेड डेटा बुक में संवेदनशील प्रजाति में रखा गया है। किसे रखा गया? कस्तूरी मृग को, ब्रह्मकमल को, बुरांश को या मोनाल को। यदि आपका क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे ज्यादातर इसे गलत करेंगे, ठीक है, और वही कंपटीशन से फिर आउट हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग। ठीक है, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से रखा गया कस्तूरी मृग को IUCN डाटा में, ना ब्रह्मकमल है, ना बुरांश है, ना मोनाल है। ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, और यदि हमारी कोई मिस्टेक होती है तो आप जरूर कमेंट में लिखें। ठीक है, जरूर अपनी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।